अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम करेंगे फ्रूट फॉर्म माइटिगेशन में इम्पैक्ट असेसमेंट, जो फ्रॉड वल्नरेबिलिटीज़ करेक्टराइजेशन में सेकंड स्टेप है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट, मल्टीप्लायर ऑफ इम्पैक्ट और फिर एंड पे करेक्टराइज कर देंगे इम्पैक्ट को। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फूड फ्रॉड माइटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ पढ़ रहे हैं और यूएस फार्माकोपेनिया ने हमें 4 स्टेप्स बताए थे। आज हम करेंगे उसका दूसरा स्टेप, इम्पैक्ट असेसमेंट। हम जितना भी फूड खाते हैं और उसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, उसमें इतना पोटेंशियल तो होता है कि उसमें फूड फ्रॉड के ज़रिए उसे टारगेट किया जा सके। इसका मतलब ये भी नहीं कि तमाम के तमाम फूड अगर हम फूड फ्रॉड कर दें तो उसका पब्लिक हेल्थ पर इम्पैक्ट भी एक जैसा आएगा या इकोनॉमी पर इम्पैक्ट एक जैसा आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम दूध में अडल्ट्रेशन जैसे कि पानी डालते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो उसका हेल्थ पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता। अगर हम स्पाइसेस में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का केमिकल सोडान डाई डाल दें तो उसमें सेफ्टी का इशू ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज करता है, तो इसका हेल्थ पे इम्पैक्ट भी ज़्यादा आएगा। और इकोनॉमी के इम्पैक्ट की मिसाल कुछ इस तरह ले लें आप कि आपकी शहद की मल्टीनेशनल कंपनी है और आपको कस्टमर की कंप्लेंट से पता चलता है कि आपके शहद की कंसिस्टेंसी और टेस्ट ठीक नहीं है। इससे पता चलता है कि उसमें अडल्ट्रेशन हो रही है। अब आपका इसकी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या आएगा? ब्रांड डैमेज हो सकता है, आपका ब्रांड की इम्पैक्ट ख़राब होगी, कस्टमर की लॉयल्टी पर असरअंदाज हो सकता है, हो सकता है वो दोबारा आपसे ख़रीदे ही ना, या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आपको फ़ाइन कर सकती हैं। इस तरह डिफरेंट फ्रॉड के इम्पैक्ट्स को एनालाइज करना ज़रूरी है। हमने इम्पैक्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट और इकोनॉमी इम्पैक्ट। पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट में हम फूड सेफ्टी इम्पैक्ट देखेंगे और इकोनॉमिक हेल्थ इम्पैक्ट में हम फूड कॉन्फिडेंस देखेंगे। और ये इसके कुछ पोटेंशियल मल्टीप्लायर हैं। इसका मतलब है इनकी वजह से भी इम्पैक्ट बढ़ सकता है, जैसे फोकस्ड कंजप्शन है, न्यूट्रिशनल सफिशेंसी है, इकोनॉमी इम्पैक्ट में पब्लिक कॉन्फिडेंस है। इसकी मज़ीद हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल अडल्ट्रेंट। मेथड क्या है? आप यूएसपी फूड फ्रॉड डेटाबेस पे जाएंगे और पोटेंशियल अडल्ट्रेंट एनालाइज करेंगे। अब यहाँ हमने देखना है कि हमारी प्रोडक्ट में कौन सा डेंजर पोटेंशियल अडल्ट्रेंट यूज़ हो सकता है, मतलब किस तरह से उसमें मिलावट हो सकती है और कौन से सब्सटेंस यूज़ हो सकते हैं और उसकी सेफ्टी, क्वालिटी और प्योरिटी पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। हम कैसे करेंगे? फूड फ्रॉड डेटाबेस पे जाके करेंगे। इसमें है क्या, इसमें इंग्रेडिएंट की अडल्ट्रेंट मौजूद हैं और कहाँ से इन्होंने लिए? इन्होंने पास्ट इंसिडेंट फूड फ्रॉड से लिखे हुए हैं और इसमें कॉमन अडल्ट्रेंट का भी जिक्र किया गया है। अब आप रेड लाइन में देखें, मैंने एक चीज़ हाईलाइट की हुई है, यूज़र शुड आइडेंटिफाई अडल्ट्रेंट बेस्ड ऑन सप्लाई चेन इंटेलिजेंस। आपने अडल्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करना है सप्लाई चेन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए। अब सप्लाई चेन तो हमने पढ़ी है, ठीक है। अब सप्लाई चेन इंटेलिजेंस ही क्या होती है, हम इसको मज़ीद देखेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये है क्या, डाटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपने ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी हैं जो आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्हांस करें और आपके सप्लाई चेन में आपके ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकें। डाटा एनालिटिक्स क्या होता है? इसमें डाटा से इंफॉर्मेशन यूज़फुल निकालना और कंक्लूजन लिखना जो हमारे फैसला लेने में मदद करे। अब हम सप्लाई इंटेलिजेंसी को यूज़ कैसे करेंगे प्रिवेंट करने के लिए अडल्ट्रेंट को? तो ये एक लिस्ट है प्रोसेस की। डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा इंटीग्रेट करेंगे, डाटा से हमने इंटरप्रिटेशन करनी है, फिर क्वालिटी कंट्रोल चेक्स लगाएंगे, फिर सप्लायर रिस्क असेसमेंट करेंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर ऑडिट और टेस्टिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, अवेयरनेस और इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान्स बनाएंगे। अब वापस लेक्चर पे आते हैं। अब हमने पता लगाना है कि वो अडल्ट्रेंट क्या हार्म कॉज करेगा, कितना करेगा और उसकी सेवरिटी क्या होगी। ये किस बेस पे करेंगे? तो हम अडल्ट्रेंट की नेचर पे करेंगे। अडल्ट्रेंट की 3 नेचर्स हैं, फूड ग्रेड अडल्ट्रेंट, नॉन फूड ग्रेड अडल्ट्रेंट, फूड ग्रेड प्लस नॉन फूड ग्रेड अडल्ट्रेंट। फूड ग्रेड अडल्ट्रेंट क्या है? ये हार्मफुल नहीं होते जब इन्हें स्मॉल क्वान्टिटीज़ में यूज़ किया जाता है, बल्कि कंज्यूमर को धोखा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लें, जैसे वाटर मिल्क में ऐड कर दिया जाए इंक्रीज़ वॉल्यूम करने के लिए। वाटर तो इटसेल्फ एक अडल्ट्रेंट नहीं है, ये एक फ़ूड है, लेकिन अगर इसको अडल्ट्रेशन के हिसाब से देखा जाए, अडल्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो ये फूड ग्रेड अडल्ट्रेंट है। आगे नॉन फूड अडल्ट्रेंट की बात करूँ तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे अडल्ट्रेंट जिन्हें खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन वो इस्तेमाल हो रहे हैं कंज्यूमर को धोखा देने के लिए और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, और उसकी सेफ्टी रिस्क इसका बहुत ज़्यादा होता है। आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मेलामाइन का मिल्क में ऐड करने से उसके प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दिया जाता है और किडनी डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है इंडस्ट्री। अब हमने अडल्ट्रेंट की नेचर की बेस पे उसके इम्पैक्ट को एनालाइज करना है, जिसकी 4 मेजर कैटेगरीज है।
पहली कैटेगरी कहती है अगर अडल्ट्रेंट फूड ग्रेड मटेरियल क्या है और उसकी टॉक्सिटी कोई हेल्थ इम्पैक्ट कॉज ना करे, ना कोई बीमारी हो, ना कोई डेथ और ना ही वो एलर्जन हो, ऐसा अडल्ट्रेंट जो खुद एक फूड इंग्रेडिएंट हो, जिसमें क्या इसकी मिसाल ले लें पानी को अगर दूध में मिलाते हैं तो उसका कोई और वो अडल्ट्रेंट है, उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आता। पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करने से कोई ख़ास इम्पैक्ट हेल्थ इम्पैक्ट ना आए तो वो एक फ़ूड ग्रेड मटेरियल है जिसका रिस्क भी अननोन है। अब हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। इसमें ये क्या कहता है, ऐसे इंग्रेडिएंट जो खाने के लिए तो सेफ़ हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी मीट करते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा कंपोनेंट है जो एलर्जी कॉज करता है, जो एलर्जी रिएक्शन कॉज करता है कुछ इंडिविजुअल्स में। इसमें आएगा पीनट, ट्री नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, सोया, वीट, फिश, शेलफिश, यानी कि तमाम एलर्जेंस इसमें ऐड होंगे। उसको फूड ग्रेड मटेरियल कंटेनिंग नॉन एलर्जन का नाम दिया गया है। इम्पैक्ट इनका लो, मीडियम टू लो होगा। थर्ड कैटेगरी की बात करूं, तीसरी टाइप की बात करूं तो ये एक ऐसा अडल्ट्रेंट है जो फूड ग्रेड मटेरियल की भी नेचर रखता है और नॉट फूड ग्रेड मटेरियल की भी नेचर रखता है और 50-50 इसका इम्पैक्ट आता है। जैसे फूड ग्रेड नॉन साउथ पॉपुलेशन रिस्क, इसका मतलब क्या है, जैसे कि सोडियम है, ठीक है, ये कॉमन फूड एडिटिव्स है फ्लेवर और इन्हांस करने के लिए चीज़ों का। और अगर रिस्क सब पॉपुलेशन रिस्क देखें तो ऐसे लोग जो हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ के शिकार है, उनके लिए उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है अपने सोडियम इनटेक को। फोर्थ स्ट्रेटजी की बात करूं तो ऐसा अडल्ट्रेंट जो अलाउ ही नहीं है किसी तरह से द फूड में, तो उसे यूज़ करना सीरियस हेल्थ कॉज इफ़ेक्ट कर सकता है। इसका नॉन फूड ग्रेड नॉन रिस्क एंड इम्पैक्ट इज़ हाई, जिसमें है इंडस्ट्रियल केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, इंडस्ट्रियल डाइज, केमिकल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक है नॉन फूड ग्रेड अननोन रिस्क, इम्पैक्ट मीडियम टू हाई। इसमें क्या आता है, इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट और सब्सटेंसेस हैं जो फूड में इस्तेमाल नहीं होते मगर उसका पोटेंशियल हेल्थ रिस्क डॉक्यूमेंट ना हो। इनकी नेचर इंडस्ट्रियल और केमिकल है, अगर ये खाने जाएँ तो डेंजरस इफेक्ट कॉज करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्रियल केमिकल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स, रेजिड्यू जो एग्रीकल्चर केमिकल्स में और एग्रीकल्चर केमिकल्स, कंटामिनेंट्स फ्रॉम पैकेजिंग मटीरियल और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स। आगे इसके हम पोटेंशियल मल्टीप्लायर की बात करें, ये फोकस कंजप्शन एक मल्टीप्लायर है किसका, हेल्थ इम्पैक्ट का, फिर फूड सेफ्टी इम्पैक्ट का, ठीक है। अब नो फोकस कंजप्शन, इसका क्या मतलब है कि कोई ख़ास टारगेट पॉपुलेशन नहीं की हुई फ्रॉडुलेंट है। टेम्परेरी फोकस पॉपुलेशन मतलब किसी सीजनल कोई सीज़न आया जैसे हफ्ते और इतवार को एक ख़ास पॉपुलेशन होती है जो बाहर का खाना खाती है, तो वो एक टेम्परेरी फोकस पॉपुलेशन है, उस पर इम्पैक्ट मीडियम टू लो आएगा। अब टारगेट पॉपुलेशन में जैसे मिलिट्री है, इमरजेंसी पेशेंट है, उनको न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप उसमें ही फ्रॉड कर रहे हैं तो वो एक मसला कॉज कर सकते हैं स्पेसिफिक। और रिस्क पॉपुलेशन में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, जैसे इन्फेंट्स होंगे, चिल्ड्रन हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए और इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड पीपल। आगे न्यूट्रिशनल इंसफिशेंसी मल्टीप्लायर के बारे में बात करें तो इसकी मिसाल इस तरह से ले लें, मिसाल के तौर पर जैसा कि आपकी कंपनी है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की और वो प्रोड्यूस करती है और मार्केट भी करती है, जो क्लेम करती है कि सप्लीमेंट खास हेल्थ बेनिफिट्स देता है, जैसे कि एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और कम्युनिटी और इम्यूनिटी को एनहांस करता है। जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो बात गलत निकली, वो मिसलेबल प्रोडक्ट था जिसमें इंग्रेडिएंट की लिस्ट ही एक्यूरेट नहीं थी और हेल्थ क्लेम्स भी ठीक नहीं थे। तो इससे और अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट फूड को छेड़ रहे हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन एंड मिनरल्स, तो उसका इम्पैक्ट मीडियम आएगा। और अगर आप कोर फूड छेड़ रहे हैं फॉर सब पॉपुलेशन इम्पैक्ट, तो उसका इम्पैक्ट मीडियम टू हाई आएगा। कोर फूड जैसे कि आटा हो गया, चीनी हो गई, इस तरह की चीज़ें कोर फूड्स होती हैं फॉर सब पॉपुलेशन के लिए। क्रिटिकल सब पॉपुलेशन फूड मतलब इमरजेंसी पेशेंट्स। नेक्स्ट अब हम इसके आखिरी इम्पैक्ट की बात करें तो वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जो दो में डिवाइड हो, तो दो कॉस्ट में डिवाइड हो जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा कि आप अपना अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट से रिकॉल करवा रहे हैं तो उसके लिए एक कॉस्ट आएगी, उसको वापस ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट आएगी। अब आपने उसको डिस्पोजल करना है, उसकी कॉस्ट आएगी। अब आपने सप्लायर नया ढूंढना है, उसकी कॉस्ट आएगी। आपने पोस्ट इवेंट के बाद मार्केटिंग या प्रमोशन करनी है अपने प्रोडक्ट की दोबारा से, उसकी कॉस्ट आएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या है, आपका इंपॉर्टेंट कस्टमर ही आपके हाथ से निकल गया है। अब जो आपको मार्केट में शेल्फ स्पेस मिली हुई थी अपना प्रोडक्ट रखने के लिए, वो आपसे ले ली गई है क्योंकि आपकी कंप्लेंट्स बहुत
बहुत ज़्यादा हैं तो रिटेलर दोबारा आपकी कॉस्ट नहीं रखेगा, आपके प्रोडक्ट नहीं रखेगा, और आपके एक्सपोर्ट मार्केट से भी एक्सेस चली गई है। अब पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात करूँ इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे, कि पब्लिक कॉन्फिडेंस में क्या आता है, स्पेसिफिक फूड इम्पैक्ट। अगर आपके पब्लिक ने वो स्पेसिफिक फूड बाइकआउट कर दिया है तो उसका इम्पैक्ट लो होगा। अगर आपके कमोडिटी को बाइकआउट कर दिया है तो उसका मीडियम टू लो होगा। अगर आपका इंडस्ट्री सेक्टर ही उसने बाइकआउट कर दिया तो मीडियम होगा। अगर इंडस्ट्री वाइड होल की होल जहाँ जहाँ इंडस्ट्री मौजूद है उन सबको उन्होंने बाइकआउट कर दिया, जैसे कोका कोला की कंपनी को बाइकआउट कर दिया था तो उसका मीडियम टू हाई इम्पैक्ट आया था। और अगर अथॉरिटीज़ ने उस पर बैन लगा दिया है तो दैट इज़ हाई इम्पैक्ट। आई होप सो गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।